ओके, सो कल हमने डिस्कस किया था, वी हैव रीच्ड टिल फ्रूट्स आई थिंक। होमवर्क दिया था पीएनएमटी 2 के बच्चे स्पेशली। कल एग्जैक्टली क्या क्या होमवर्क दिया था मैंने आपको? Has anyone has done any of the homework? No one? आज के बैच में बच्चे पीएनएमटी 1 के भी बच्चे हैं, पीएनएमटी 2 के भी बच्चे। सो 2 वीक में मर्ज्ड बॉटनी क्लासेस चलेंगे। रीजन इज बिकॉज बॉटनी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही हो चुका है, सो आगे पीछे रख के कोई फायदा नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की थी हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। बिकॉज आई सेड आज होमवर्क करके आना है, अगर आप नहीं करके आए हो देन it means you're making me angry slowly and slowly, otherwise फिर मुझे भी आपके लिए strict actions लेने पड़ेंगे if you're not telling me any of the parts. Okay, who are the PNMT 2 students? सिन्नर के बच्चे छोड़ के, क्योंकि आई नो आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग इतना करेंगे, बट व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स जो नासिक के बच्चे? यस, अनलेस नो वन इज गिविंग मी द आंसर तो मैं आज क्लास में आगे नहीं बढ़ूंगी, देन आई विल गो बैक एंड पुराने टॉपिक हम रिवाइज करेंगे फिर। Mohsin, I'm asking about yesterday's homework. कितने बच्चों ने किया है? नहीं किया है then tell me the reason. Don't be blank. Okay, no response, students. No one was present yesterday. आप में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था? Okay, let's do one thing. आपका होमवर्क आप फिनिश करना आज की क्लास में भी. If you are not responding me, then I will understand कि आप लोगों ने अभी तक होमवर्क नहीं किया है. If no, सच में नहीं किया है, then आज आपको बहुत सारे होमवर्क मिलेंगे and everyone has to do. अभी कोई एक्सक्यूज नहीं है, चाहे एग्जाम्स हो नहीं हो. आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनी ऑफ द एक्सक्यूजेस. और अगर आप में से मुझे बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, सो बच्चे नेक्स्ट क्लास में रियली सॉरी, आई वोंट अलाउ एनी वन ऑफ यू टू अटेंड द क्लास. ओके, इफ यू आर रिस्पॉन्डिंग देन आई डोंट वांट एनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो रिस्पॉन्ड नहीं करते. बिल्कुल. यस, रुचिर. मैं बता दूं? आई नो आप लोगों ने किया होगा, एक दो स्टूडेंट्स ने, बट द थिंग इज कि आप ऑलरेडी मैंने सिन्नर के बच्चों को फ्री करके रखा है जब तक एग्जाम्स चल रहे हैं तब तक. आप लोग मुझे पर्सनल अगर भेजा है तो व्हाट्सएप कर सकते हो आपके होमवर्क, और मे बी चैट में भेज सकते हो. यू कैन डू वट एवर मीडियम. ओके, आज का टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आपका टॉपिक फिनिश करवा देती हूँ, बिकॉज आई थिंक मैक्सिमम बच्चे सिर्फ टॉपिक फिनिश करने के लिए आते हैं. दे डोंट एक्सपेक्ट कि होमवर्क भी करना होता है या आपको भी आपकी साइड से प्रैक्टिस करनी होती है. सो आज मैं एक काम करूंगी, सिर्फ टॉपिक फिनिश करवाऊंगी. आई एम नॉट गोइंग टू इवन आस्क अ क्वेश्चन. और इसके बाद आपको होमवर्क बहुत ज्यादा मिलेगा, बट ये एक चीज है, अगर आप वो नहीं करके आ रहे हो तो जब तक वो फिनिश नहीं करोगे तब तक नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट नहीं होगी. स्पेशली पीएनएमटी 2, पीएनएमटी 1 न्यू आप लोग अभी फर्स्ट ज्वाइन हो रहे हो, आप लोगों का ये रिविजन सेशन है. सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू, ओनली टू द पीएनएमटी 2 बैच, स्पेशली जो सिटी के बच्चे. ओके, बाकी सिन्नर के बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब देम. चलो, लास्ट टाइम फ्रूट्स स्टार्ट कर दिया था मैंने. फ्रूट्स का बेसिक आपको बताया कि व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रूट, कि वो मेच्योर फॉर्म ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी है. एंड फ्रूट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. वन इज दो टाइप के डिवाइडेड हैं. वन इज ट्रू एंड अनदर वन इज फॉल्स. ट्रू फ्रूट्स आप सबको पता है, अगर प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी एंड ओव्यूल मेच्योर हो रहे हैं, तब वो चीज ट्रू फ्रूट्स बन जाएगी. एंड फॉल्स फ्रूट्स क्या बन जाते हैं? जब फर्टिलाइजेशन के बाद नॉट ओनली ओवरी एंड ओव्यूल, दूसरे फ्लोरल पार्ट्स भी पार्टिसिपेट करने लगते हैं इन फ्रूट फॉर्मेशन. फॉल्स फ्रूट्स में हमने देखा था थैलेमस रिलेटेड. अगर थैलेमस डेवलप हो रहा है तब कौन से
फ्रूट के एग्जाम्पल्स देखे थे, एंड देन वन वाज कैलिक्स रिलेटेड. ओके, नेक्स्ट इज अभी नंबर ऑफ ओवरीज के बेसिस पे आज हमें ये डिस्कस करना था. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ओवरीज, फ्रूट्स जो है मेजरली 3 रीजन्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और कह लो 3 टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं. पहला है सिंपल फ्रूट. सिंपल फ्रूट का मीनिंग है कि सिंगल ओवरी इज पार्टिसिपेटिंग, दैट इज सिंपल फ्रूट. अगर सिंगल ओवरी से फ्रूट डेवलप होता है उस चीज को हम सिंपल कहते हैं. सो फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम सिंगल ओवरी, ये एक चीज होगी. अभी सिंगल ओवरी होने की वजह से सिंपल फ्रूट को भी फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. वन इज ड्राई फ्रूट, अब ये सबको पता है, सबने सुना है, डेली बेसिस पे खाते भी होंगे. एंड दूसरा फ्लैशी फ्रूट. फ्लैशी फ्रूट भी खाया है सबने, डेली ही फ्रूट कंज्यूम करते हैं, बट वी नेवर पे अटेंशन टू द फ्रूट कि एग्जैक्टली वो क्या है. ओके, सो बेसिकली सिंपल फ्रूट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्राई एंड फ्लैशी. नाउ दिस इज योर लुकआउट कि आपको ये देखना है कि ड्राई और फ्लैशी क्या है. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल्स, क्योंकि बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं. डेली लाइफ में आप, आपके किचन में ये सारी चीजें प्रेजेंट है, आपके फ्रिज में ये सारी चीजें प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट कम्स द एग्रीगेट टाइप. अभी एग्रीगेट का मीनिंग क्या है? Okay, it's a news for PNMT 1 students. Last time, if you all can recall, revision के time में हमें पाइनएप्पल के केस में डाउट हुआ था, right? If you all can recall, कि somewhere I found कि उसको एग्रीगेट में भी कंसिडर किया गया और somewhere मल्टीपल में भी कंसिडर किया गया. तो मेरे पास उसका एक्सप्लेनेशन है, एक राइट एक्सप्लेनेशन. यू टेल मी इफ यू ऑल फाउंड और सेंस द सेम थिंग और नॉट. ओके, तो नंबर ऑफ ओवरीज के बेसिस पे एक हो गया सिंपल, दूसरा एग्रीगेट, तीसरा मल्टीपल. अभी एग्रीगेट और मल्टीपल में फर्क क्या है? एग्रीगेट के केस में क्या होता है, लास्ट टाइम अब मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम की टर्मिनोलॉजी सब लोग याद करो. गाइनोशियम में हमने मोनोकार्पेलरी एंड पॉलीकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी देखे थे. तो एग्रीगेट में क्या होगा, मल्टीकार्पेलरी का एपोकार्पस कंडीशन. So fruit is going to be developed from multicarpellary एपोकार्पस ओवरी. ओके, ये लैंग्वेज समझ में आया सबको, एवरीवन? मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस यानी मल्टीपल कार्पल्स भी होंगे प्लस फ्री, एक दूसरे से कंप्लीटली फ्री. तो इस चक्कर में क्या होगा, एग्रीगेट के जितने भी फ्रूट फॉर्मेशन होते हैं वो बंच में फॉर्म होते हैं. ओके, तो एक पूरे के पूरे फ्रूट में उनका एक एक सेक्शन डिनोट करता है सिंगल सिंगल ओवरी को. ओके, एग्जाम्पल, ऐसी सिचुएशन का एग्जाम्पल दूं अगर, तो रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, देन कैलोट्रोपिस, और ऐसा ही एग्जाम्पल कस्टर्ड एप्पल. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो एग्रीगेट फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं. दूसरा, मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट. ये फ्रूट ऐसे हैं जिसमें कि पूरा इन्फ्लोरेसेंस पार्टिसिपेट करता है. इट मींस होल इन्फ्लोरेसेंस विल बिकम फ्रूट. अगर पूरा इन्फ्लोरेसेंस पार्टिसिपेट कर रहा है तो यानी पेडिसिल, थैलेमस और सेपल एंड पेटल्स ये भी पार्टिसिपेट करेंगे इन फ्रूट फॉर्मेशन, और ये सब मिला के एक प्रॉपर बिग फ्रूट बनाएंगे. तो इनके फ्रूट्स होते हैं बहुत ही लार्ज एंड बड़े होते हैं. अगर स्मॉल साइज भी होते हैं तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स और सेक्शंस आपको दिखने लग जाते हैं. ऐसा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, सो पाइनएप्पल and jackfruit and mulberry. Okay, so last time ये सबके लिए है. When we were taking revision, तो revision session में हमें पता चला, means I actually created pointed out the thing कि pineapple कहीं
कभी कभी किसी रेफरेंस बुक में या किसी पॉइंट पे आप एग्रीगेट के अंदर भी देखोगे, मींस एग्रीगेट के अंदर भी उसे कंसिडर किया जाता है, बट एक्चुअली इन ट्रू सेल्फ वो मल्टीपल ही है। मल्टीपल इसीलिए क्योंकि पाइनएप्पल एक्चुअली दूसरे पार्ट से भी डेवलप हो जाता है, मींस उनके दूसरे पार्ट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ ऑल द फ्रूट पार्ट। यही रीजन होने की वजह से पाइनएप्पल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, वो कंपार्टमेंट्स एक्चुअली वो ओवरी डेडिकेट करते हैं। ओके, सो ये एक चीज है। अभी पाइनएप्पल एक्चुअली देखे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में भी रहता है। रीजन ये है, वो फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में भी आता है पाइनएप्पल। दूसरा, पाइनएप्पल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की कैटेगरी में भी आता है। तो एक्चुअली इसमें मींस ओरिजिनली फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उनके फ्लावर फॉर्मेशन में जो भी इन्फ्लोरेसेंस पार्ट है वो पूरा का पूरा मिला के ही पाइनएप्पल बना देते हैं। दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि पाइनएप्पल जो होते हैं वो अंडरग्राउंड टाइप रहते हैं, एंड देन वो प्रोड्यूस होते हैं। उनके जो लीव्स होते हैं, जो उनका हेड रीजन है, जो सबने देखा है, वो हेड रीजन एक्चुअली जमीन के बाहर दिखता है, बाकी सारा पार्ट जमीन के अंदर रहता है। सो दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन इज डन इन पाइनएप्पल। सो बेस्ट सुटेबल उसके लिए मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट ही है, ना कि एग्रीगेट। हालांकि वो यहाँ भी फिट हो रहा है, बट स्टिल पाइनएप्पल को आप इसके केस में रख सकते हो, क्योंकि पाइनएप्पल कहीं ना कहीं अगर डेवलपमेंट वाइज बोलूं तो वो कस्टर्ड एप्पल की तरह शो करता है। अगर आप डिफरेंट कंपार्टमेंट्स की बात करें तो वैसा पाइनएप्पल में बनते हैं, बट वैसे कस्टर्ड एप्पल में भी बनते हैं। बट बिकॉज कस्टर्ड थोड़ा सा साइड में या फिर एग्रीगेट की कंडीशन में इसलिए आ गया, रीजन इज प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो रहा है जिसमें ईच एंड एवरी ओव्यूल जो है वो डेवलप होता है, और इसीलिए वो ब्लैक कलर की सीड्स बनते हैं। दिस इज नॉट हैपनिंग इन पाइनएप्पल। ओके, सो ये रीजन है कि आप पाइनएप्पल को मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट में कंसिडर करोगे। ओके, सो दिस इज टाइप ऑफ fruits based on the ovaries. Everybody understood till here? Yes, ma'am. Shall I change the slide? Yes, ma'am. Okay. Okay, ये तो हो गया अबाउट टाइप ऑफ फ्रूट्स। अभी टाइप ऑफ फ्रूट्स के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सीड। ये आपका लास्ट सेगमेंट है मॉर्फोलॉजी का, मींस मॉडिफिकेशंस के टर्मिनोलॉजी में ये लास्ट सेगमेंट है आपका। अभी सीड के अंदर आपको क्या क्या देखना है एग्जैक्टली पहले तो ये समझो ये सीड होता क्या है। सो दे आर व्हाट, दे आर मैच्योर ओव्यूल। पहली चीज ये एक सिचुएशन हो गई, मैच्योर ओव्यूल को हम कह रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक एक्टिव एम्ब्रियो है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो इट इज एन एक्टिव एम्ब्रियो। प्लस सीड के अंदर क्या क्या है, इसके पास रिजर्व फूड है। रिजर्व फूड होना जरूरी है बिकॉज उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। ओके, उसके अलावा इनके पास क्या है, कवरिंग, दैट इज प्रोटेक्टिंग लेयर। सो ये सब कुछ मिला के एक प्रॉपर सीड बना देते हैं। ओके, तो जो इनका प्रोटेक्टिंग लेयर है यानी ये कवरिंग है, उसको हम क्या कहते हैं, सीड कोट। एंड ये सीड कोट एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बाय लेयर रहता है, यानी दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं इन दिस सीड कोट। पहला लेयर, इट मींस आउटर लेयर विल बी नोन एज टेस्टा, एंड जो दूसरा लेयर होगा दैट इज इनर लेयर, दैट विल बी नोन एज टेगमम। तो ये दो प्रॉपर लेयर, इनर एंड आउटर, एंड उन दोनों आउटर लेयर्स का नाम। उसके अलावा इनके पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्योंकि एम्ब्रियो में सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज्ड जाइगोट फॉर्म या फिर फर्टिलाइज्ड सेल ही नहीं प्रेजेंट होगा, यू कैन कॉल इट एज द मिनिएचर प्लांट। ये प्लांट का मिनिएचर फॉर्म है। रीजन, इनके पास सारे रीजन प्रेजेंट है, वो सारे रीजन्स जो कि फ्यूचर में एक एडल्ट प्लांट को जर्मिनेट कराने में हेल्प करेंगे, इसीलिए इसको मिनिएचर फॉर्म ऑफ प्लांट बोलते हैं। इसमें टू मेजर डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस मिनिएचर प्लांट में टू मेजर डिपार्टमेंट्स होंगे। फर्स्ट इज कॉटिलिडन, पहली ये। दूसरा एम्ब्रियोनल एक्सिस।
ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें प्रेजेंट होंगी, कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। अभी ये जो कॉटिलिडन है, एवरीवन नोज एंजियोस्पर्म्स में कॉटिलिडन की दो कैटेगरी है, कौन कौन सी? एक हो गया आपका मोनोकॉट और दूसरा डाइकॉट। Dicot. एंड देन जो आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, वो एम्ब्रियोनल एक्सिस एक्चुअली क्या डिवाइड करेगा? प्लिम्यूल एंड रेडिकल रीजन, सीड के दो मेजर रीजन होते हैं, उनको डिवाइड करता है। यानी वो एक मेन एक्सिस या स्टॉक फॉर्म करवाते हैं, और उसी स्टॉक फॉर्म में क्या होता है? प्लिम्यूल एंड रेडिकल रीजन प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो स्टॉक बना रहा है, इसको हम कहते हैं टाइगेलम. So in another language, you can call it as stalk or main axis, which lies between root and plumule. रूट रीजन, रूट या फिर आप रेडिकल कह सकते हो, रूट से बेटर वर्ड रेडिकल बोलो आप. ओके, सो रेडिकल एंड प्लूम्यूल रीजन. जो रेडिकल पार्ट है वो क्या बनाएगा? रूट सिस्टम. रूट सिस्टम डेवलप करेगा, दैट इज रेडिकल. एंड दूसरा प्लूम्यूल रीजन क्या बनाएगा? प्लांट का, सीड का शूट सिस्टम. ये चीजें तो आपको ऑलरेडी पता ही है एग्जैक्टली क्या क्या है. अभी इसके अलावा जो रूट एंड शूट है, इनको एक्चुअली ये एक्सिस बना है एक और नाम देने के लिए. एक एक्सिस यानी इस मेन एक्सिस के ऊपर का जो पोर्शन होता है, इमेजिन दिस इज एज अ सीड और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो इसके ऊपर का पोर्शन हो गया आपका एपिकोटाइल. जो चीज ऊपर रहेगी दैट इज एपी, और जो चीज नीचे रहेगा दैट इज गोइंग टू बी हाइपोकोटाइल. तो फ्यूचर में अगर आपसे पूछे व्हाट इज एपिकोटाइल रीजन एंड व्हाट इज हाइपोकोटाइल रीजन, सो एपिकोटाइल रीजन जहां पे एक्चुअली प्लूम्यूल पार्ट प्रेजेंट होता है, एंड हाइपोकोटाइल रीजन जहां पे रेडिकल प्रेजेंट होता है. और इन जनरल अगर प्लूम्यूल और रेडिकल की लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे और आपको दिया हुआ है मेन टाइगेलम का लैंग्वेज, कि टाइगेलम या फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का रीजन क्या होता है, सो दैट इज एपिकोटाइल एंड बिलो टाइगेलम इज हाइपोकोटाइल. तो आपके जो सीड है वो मेजर इन पार्ट से बनता है. ओके, देन एक और चीज आ जाती है, आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes. आई एम गोइंग टू शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की एग्जैक्टली आपका जो फ्रूट है, उसमें जब फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें कौन कौन से मेजर फॉर्म्स बनते हैं. यानी लेफ्ट साइड मैंगो सबने देखा है, नारियल भी खाया है, सब कुछ खाया है. तो अभी उनके मेजर रीजन क्या क्या है, यानी सीड एंड फ्रूट, इनके बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है, और या इनके पार्ट्स किस तरीके से डिवाइडेड है. एवरीवन कैन सी द सीड लेबलिंग. तो ये तो हो गया सीड. सीड के जस्ट बाहर का लेयर, क्योंकि वो फ्रूट के रिस्पेक्ट में अंदर इनर मोस्ट लेयर है, इसीलिए उसको एंडोकार्प कह रहे हैं. ओके, देन मिजोकार्प. मिजोकार्प यानी इन जनरल फ्लैश रीजन जो होता है दैट इज मिजोकार्प. बट कोकोनट के केस में ये कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि कोकोनट का व्हाइट पोर्शन एक्चुअली सीड होता है. सो इसीलिए उसके ऊपर जस्ट जो स्केली रीजन होगा जिसमें फाइबर्स प्रेजेंट हैं, वो आपका मिजोकार्प हो जाता है. एंड बाहर का जो पील होता है, यानी फ्रूट्स का छिलका जो आप निकालते हो बाहर, दैट इज एपिकार्प. ओके, सो इस तरीके से एक फ्रूट के जो सारे पार्ट्स हैं वो डिवाइडेड रहते हैं. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ये सारे पार्ट समझ में आए? ये नेमिंग है बस, इट इज वेरी सिंपल. ओके, सो आफ्टर दिस पार्ट, अगर सीड बन गया, सीड के पार्ट्स भी पता चल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए जर्मिनेशन के लिए? राइट फैक्टर्स. यानी ये पूरा का पूरा जो सीड फॉर्मेशन है दैट इज गोइंग टू बी जर्मिनेटेड. जर्मिनेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? वाटर सबसे पहले, दूसरा राइट न्यूट्रिशन, उसके बाद टेम्परेचर.
अगर ये तीनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है तो सीड क्या हो जाता है, अपनी डॉर्मेंसी ब्रेक कर देता है. सीड ब्रेक्स द डॉर्मेंसी. डॉर्मेंट कंडीशन मतलब सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्टॉप करके जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्टैटिक कर लेता है, रिएक्शन वाइज अगर स्टैटिक कर ले, उस सिचुएशन को हम डॉर्मेंट कंडीशन बोलते हैं. सिमिलरली सीड भी, जो आप सीड देखते हो, ड्राई सीड देखते हो, वो होता है डॉर्मेंट कंडीशन का सीड. इसीलिए अगर समटाइम्स अगर आप चने या मूंग दाल ये सब अगर घर में भिगोए जाते हैं और अगर ज्यादा दिन हो गया या फिर वार्मथ ज्यादा है, तो देखा होगा उसमें व्हाइट कलर का क्या बोलते हैं कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है. दैट जर्मिनेशन इज नथिंग बट राइट वाटर, मे बी उसमें डिजॉल्व कोई मिनरल्स और राइट टेम्परेचर मिल गया, इस वजह से क्या हो गया, उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया. ओके, सो वो राइट फैक्टर्स हैं. सो दीज आर व्हाट, दीज आर फैक्टर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं जर्मिनेशन के लिए. अभी टाइप ऑफ जर्मिनेशन भी वैरी करता है. अभी ऐसा भी जर्मिनेशन होता है जिसमें कि रूट कभी कभी अर्थ के ऊपर आ जाता है, और कभी ऐसा भी जर्मिनेशन होता है जब शूट सिस्टम जैसा नॉर्मल होना चाहिए वैसा ही रहता है, शूट सिस्टम अर्थ के बाहर आएगा. समटाइम्स इन जर्मिनेशन जो रूट फॉर्मेशन है वो प्रॉपर रेडिकल से ही ओरिजिनेट होता है. समटाइम्स इन जर्मिनेशन जो प्राइमरी रूट है, जो फर्स्ट रूट है, एक्चुअली वो शूट से प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि हमने टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट के केस में आपको बताया था कि उनका ओरिजिन वाइज उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है. ओके, सो जर्मिनेशन के टाइप और वेराइटीज वेरी करते हैं. दैट इज योर होमवर्क, एवरीवन्स होमवर्क, कि दो ही टाइप्स आपके बुक में दिए आपके मॉड्यूल में. थोड़ा सा रीड करो अबाउट द फैक्टर्स एंड अबाउट द जर्मिनेशन टाइप, कि एग्जैक्टली कौन कौन सी टाइप के होते हैं और कौन से और भी फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं इन जर्मिनेशन प्रोसेस. Okay, so this is about all the morphological part. Any doubt till here? कोई भी डाउट? नेक्स्ट हमारा फ्लोरल फॉर्मूला है. No, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट पोर्शन है अबाउट फ्लोरल फॉर्मूला. अभी फ्लोरल फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट इसलिए, मॉर्फोलॉजी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए क्योंकि एक लाइन में कुछ सिंबल्स यूज करके पूरे के पूरे प्लांट के या फ्लावर के नेचर को आप आराम से बता सकते हो. ओके, सो दिस इज द रीजन की फ्लोरल फॉर्मूला यूज किया गया. जैसे आप मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सिंबल्स यूज करते हो, यू कैन नॉट राइट ऑल द पार्ट, वैसे यहाँ भी कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं. दे आर यूनिवर्सली स्टैंडर्ड सिंबल्स. वो सिंबल्स को यूज करके आप एक कॉमन लैंग्वेज या कॉमन मीडियम क्रिएट कर सकते हो, ताकि हर कोई जो भी चीज लिखी हुई है समझ सके कि क्या मेंशन है. बट उससे पहले हमें अपनी डिक्शनरी बनानी पड़ेगी. सिंबल्स तो हैं, बट उन सिंबल्स को समझने के लिए वो डिक्शनरी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. तो उसमें क्या क्या आ जाते हैं, वन बाय वन मैं सारे वर्ड्स यूज करूंगी एंड आई हैव टू एक्सप्लेन. आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानते हो, कुछ चीजें नहीं जानते, सो वो मैं आपको बता रही हूँ. पहला वर्ड दैट इज ब्रैक्टिएट. कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता होगा ब्रैक्टिएट का मीनिंग. सो बेसिकली सबको पिडंकल और पेडिसिल तो याद ही होगा. तो जो मेजर मेन एक्सेस होता है दैट इज पिडंकल, और वहां से जब फ्लावर के लिए एक्सेस निकलता है दैट इज पेडिसिल. तो कभी कभी पेडिसिल के बेस पे लीव्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, कभी कभी इन सम टाइम्स पेडिसिल के बेस पे लीव्स प्रेजेंट होंगे, यानी फ्लावर के जस्ट नीचे रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ लीव्स प्रेजेंट होंगे. तो उस टाइप के सिचुएशन को कहा जाता है ब्रैक्टिएट कंडीशन. सो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, रिड्यूस्ड लीव्स, और इजी लैंग्वेज में यू कैन से स्मॉल लीव्स एट द बेस ऑफ पेडिसिल, दैट इज ब्रैक्टिएट. तो ब्रैक्टिएट को शो कैसे करना है, कहीं भी अगर फ्लोरल फॉर्मूला में बी आर मेंशन्ड है, इट मींस उस पर्टिकुलर फ्लावर के नीचे बेस पे स्मॉल लीव्स प्रेजेंट है, दैट इज ब्रैक्टिएट. जिनमें वो प्रेजेंट नहीं होते दैट इज ई ब्रैक्टिएट. जिसमें कोई भी टाइप का रिड्यूस्ड लीव्स प्रेजेंट नहीं होगा दैट इज ई ब्रैक्टिएट. ये एक चीज हो गया. देन उसके बाद आ जाता है ब्रैक्टियोलेट. अभी ब्रैक्टियोलेट की कंडीशन में क्या है कि ये भी मॉडिफाइड या स्पेशलाइज्ड लीव्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर नो
small leaves at the base. पहले मैं आपको सारे मीनिंग बता देती हूँ, देन वी विल डिस्कस द सिंबल्स. नेक्स्ट कंडीशन है आपकी ब्रैक्टियोलेट. ब्रैक्टियोलेट कंडीशन मींस मॉडिफाइड लीफ यहाँ भी है, बट ब्रैक्टिएट में कैसा था कि एग्जैक्टली एट द बेस में प्रेजेंट होगा, यानी बेस में लीव्स प्रेजेंट है पेडिसेल के, उसी सिचुएशन को हम ब्रैक्टिएट बोलते हैं. बट बेस के अलावा कहीं और किसी और मॉडिफिकेशन में लीव्स प्रेजेंट हैं, जैसे थॉर्न बन गए हैं या टेंड्रिल्स बन गए हैं. कभी कभी पेडिसिल में थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं या फिर टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं. तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो उस कंडीशन को हम ब्रैक्टियोलेट कहते हैं. सो यू कैन से मॉडिफाइड और स्पेशलाइज्ड लीव्स. अगर मॉडिफाइड या स्पेशलाइज्ड लीव्स प्रेजेंट हैं तो उसको ब्रैक्टियोलेट बोलेंगे. बट अगर नहीं प्रेजेंट है, मॉडिफाइड या स्पेशलाइज्ड लीव्स कंप्लीटली एब्सेंट है, उस चीज को हम कहेंगे ई ब्रैक्टियोलेट. ओके, सो देयर इज नो लीफ, नो मॉडिफाइड लीफ. ये एक सिचुएशन हो गई. देन सिमेट्री अगर आपको याद आ रही होगी तो एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, ये कंडीशन भी थी. ओके, सो एक्टिनोमॉर्फिक वाज रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक क्या था? बायलैटरल. करेक्ट. सो जाइगोमॉर्फिक को याद कैसे रखना है? ये जो z की लाइन है ना, ये क्या है? ये एक्सिस है जो क्या कर रहा है? z को डिवाइड कर रहा है दो इक्वल हाफ में. सो दैट इज द रीजन जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल है. इस तरीके से आप ध्यान रखो. देन मेल फ्लावर, ऐसे फ्लावर्स हैं जो यूनिसेक्सुअल हैं. मेल फ्लावर को दूसरा नाम क्या है? स्टैमिनेट, क्योंकि उसमें स्टेमन प्रेजेंट है, इसीलिए स्टेमिनेट. दोनों में से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है. देन सिमिलरली मेल की तरह ही एक फ्लावर होता है फीमेल फ्लावर, एंड इनके पास क्या है? पिस्टिल है या कार्पेल है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे पिस्टिलेट. ऐसे फ्लावर्स को पिस्टिलेट कहा जाता है. देन न्यूटर फ्लावर, ये भी आपको बताया हुआ है कि कंप्लीटली स्टेराइल फ्लावर है, सो देयर विल बी न्यूटर फ्लावर आल्सो. क्योंकि वन बाय वन अब इनके सिंबल्स बता देती हूँ. ब्रैक्टिएट है तो बी आर. अगर ब्रैक्टिएट नहीं है, ई बी आर, जो उसके फर्स्ट इनिशियल्स हैं वही लिखने. सो बी आर एंड ई बी आर, ये हो गया. दूसरा ब्रैक्टियोलेट. अब ब्रैक्टियोलेट है तो बी आर एल, एंड ई ब्रैक्टियोलेट है तो ई बी आर एल. ये तो इजी हो गया. उसके बाद अगर एक्टिनोमॉर्फिक है यानी रेडियल सिमेट्री है, तो आपको सर्कल बना के उसे कट करना है, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक. अगर जाइगोमॉर्फिक है तो जाइगोमॉर्फिक जैसे z है, z को ही ध्यान रखो, तो z की तरह परसेंटेज साइन आपको देना है, और यू कैन यूज परपेंडिकुलर साइन ऑल्सो. तो सिंगल एक्सेस है यानी एक ही पॉइंट है डिवीजन का, इक्वल हाफ्स में, तो ये हो गया जाइगोमॉर्फिक. अगर मेल फ्लावर है तो मेल का साइन तो आपको ऑलरेडी पता है, दिस वन. फीमेल फ्लावर है तो फीमेल का साइन, और इनको मिक्स कर दो. अगर वो क्या बोलते हैं कि न्यूट्रल फ्लावर है, सॉरी न्यूट्रल फ्लावर है तो एन, नॉट मिक्सिंग. बायसेक्सुअल फ्लावर्स है तो मिक्स कर देना है. सो आई एम राइटिंग हियर. अगर बायसेक्सुअल फ्लावर आ गए तो यानी आपको सिंबल्स को मिक्स कर देना है इस तरीके से. ये हो गया अबाउट बायसेक्सुअल. देन कुछ और वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. और कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी थी मॉडिफिकेशंस में? हमने देखा था कैलिक्स, सिर्फ मींस वर्ल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या वर्ड यूज करते हैं. कैलिक्स हो गया यानी सेपल. कोरोला मींस पेटल. पेरियंथ कंडीशन याद आ रहा है? Yes. पेरियंथ मीनिंग देखो सबकी नोटबुक, कल ही शायद बताया होगा पेरियंथ. Okay, then staminodes. Staminodes means
अगर स्टेम पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस ना करे उस सिचुएशन को स्टेमिनोड बोलते हैं। ओके, देन इनके अगर टाइप्स की मैं बात करूं, सो कैलिक्स को हम क्या बोलेंगे? कैलिक्स का सिंबल हो गया के, कोरोला का सिंबल हो गया सी, पेरियंथ का सिंबल पी, एंड्रोशियम का सिंबल ए, गाइनोशियम का सिंबल जी, एंड स्टेमिनोड जो आप स्टैंडर्ड के लिए यूज करते हो आप वही सिंबल यूज करोगे, दैट इज ऐसे स्टेमन जो बिल्कुल भी पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये आपकी डिक्शनरी बन रही है। दीज आर द रेफरेंस फॉर योर फ्लोरल फॉर्मूला। आप लोगों को प्रॉपरली लिखना है और लिख के याद रखना है, तभी आपको हमेशा ये ध्यान रहेगा। एंड इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड ऑल द फॉर्मूलाज। ओके, चलो, शैल आई चेंज द स्लाइड? इतना हो गया? Yes, ma'am. ओके, समृद्धि गॉट योर आंसर। तो ये हो गया आपका स्टेमिनोड। अभी मुझे सिचुएशनल थोड़ा सा आपको सिंबल्स बताने कि सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे चीजें लिखोगे। अभी ये तो हो गए सिंबल्स, प्लस वर्ड्स में नंबर भी है, काउंट भी है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, सो नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स अगर आपको बताने हैं, दे शुड ऑलवेज बी रिटन ऑन द राइट फुट। रिटन ऑन राइट फुट। अब एग्जाम्पल देती हूं आपको सिचुएशन का। सपोज एग्जाम्पल इसका क्या है? सपोज आपके पास एक फ्लावर है और आपने क्या देखा कि उसके जो सेपल्स हैं उसका नंबर 5 है। सो अगर 5 सेपल्स आपको सिंबल लिखने हुए तो आप कैसे लिखोगे? पहले तो सेपल्स यानी कैलिक्स, तो के, और राइट फुट यानी उसके राइट फुट पे आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। सो दिस इज द वन एग्जाम्पल। अगर इनफाइनाइट नंबर है, यानी सॉरी मोर देन 5 पेटल्स हैं या सेपल्स हैं, तो मोर देन 5 नंबर शुड बी रिटन एज इनफाइनाइट। ये सिंबल आपको यूज करना है। तो अगर आपको ऐसा पेटल मिला, ऐसा फ्लावर मिला जिसमें बहुत सारे पेटल्स हैं, जैसे क्राइसेंथेमम या डेजी जो हमने कल एग्जांपल में देखा था, तो इनमें नंबर ऑफ पेटल्स जो हो गए बहुत ज्यादा हो गए। ओके, इमेजिन करो 10 पेटल्स। तो पेटल्स का सिंबल क्या था? सी यानी कोरोला, और उसमें 10 पेटल्स हैं, तो आप लोगों को अब इसकी जगह इनफाइनाइट यूज करना है, ना कि 10। ये एक चीज हो गई। दूसरा, इनके वर्ल्स के बारे में, अगर इनके पास मोर देन 1 वर्ल्स हैं, यानी सपोज कोई फ्लावर है और फ्लावर का पेटल जो है वो एक ही सर्कल नहीं है, उसके और भी सर्कल है, इस तरीके से सिचुएशन है। तो अगर ऐसा अगर सिचुएशन आता है, यानी मोर देन 1 वर्ल है, तो आपको प्लस सिंबल यूज करना है। एग्जाम्पल अगर दूं ऐसी सिचुएशन का, तो सपोज 2 वर्ल्स हैं, 2 वर्ल्स ऑफ पेटल्स, और दोनों ही वर्ल्स में 3-3 पेटल्स हैं, ईच 3 पेटल्स। तो इसको लिखोगे कैसे? तो पेटल है तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? सी। 2 वर्ल्स हैं तो यानी इनर एंड आउटर आप क्या लिखोगे? 3+3। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन, कि इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। प्लस अगर यूनाइटेड, कोई भी चीज अगर यूनाइटेड है तो उसके लिए आपको वर्ड यूज करना है, सिंबल यूज करना है ब्रैकेट। यूनाइटेड मतलब जैसे कि गैमोसेपलस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कंडीशन। गैमोसेपलस अगर हो गया तो आप कैसे यूज करोगे? सेपल के लिए के, सपोज 5 सेपल्स हैं और सब यूनाइटेड हैं, तो इस तरीके से। देन गैमोपेटलस। ओके, गैमोपेटलस के बाद और कौन कौन सी कंडीशन आ जाती है? डायडल्फस कंडीशन आ जाती है।
अगर डायअडल्फस कंडीशन है, इट मींस कि पर्टिकुलर एंड्रोशियम यानी एंड्रोशियम कंडीशन है, उसका एक ब्रांच फ्यूज्ड है, तो उसमें एक्स नंबर होंगे, प्लस एक हमेशा फ्री स्टेमन रहता है, तो वो कंप्लीटली अलग होगा. सो दैट इज डायअडल्फस कंडीशन. देन गाइनोशियम में भी आपको कंडीशन मिलेगा. तो कौन सी कंडीशन? गाइनोशियम का सिनकार्पस. एपोकार्पस तो कंप्लीटली फ्री हो गए. सो गाइनोशियम में सिनकार्पस कंडीशन. अगर सिनकार्पस है तो यू हैव टू राइट जी फॉर गाइनोशियम, और जो भी नंबर है उसको ब्रैकेट में लिखना है. ओके, सो दिस कंडीशन जब भी यूनाइटेड फॉर्म यूज किया जाएगा, बंच या बंडल सब आपस में अटैच्ड है, ऐसा अगर सिचुएशन है तो हमेशा आपको ब्रैकेट यूज करना है. उसके अलावा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एपिपेटलस और एपिफाइलस कंडीशन, ओके, एपिपेटलस और एपिफाइलस. एपिफाइलस कंडीशन मतलब अगर स्टेमिन पेरियंथ लोब से ऊपर अटैच हो रहा है. पेरियंथ आपका क्या हो जाएगा? जब डिस्टिंक्ट आप नहीं कर पाओगे इन कैलिक्स एंड करोला, अगर वो सिचुएशन है और उस लोब से ऊपर पेरियंथ स्टेमन बन रहा है, दैट इज एपिफाइलस. एंड एपिपेटलस यानी पेटल के ऊपर सिचुएशन है. तब ऐसे में क्या करना है? अगर सपोज एपिपेटलस कंडीशन है, देन यू हैव टू राइट पहले तो पेटल प्लस मैं एंड्रोशियम के लिए ये सिचुएशन दे रही हूँ, और ये क्या है उसका सिंबल. दैट वे यू हैव टू रिप्रेजेंट. सिमिलरली मैं पेरियंथ से रिलेटेड डिस्कस कर रही हूँ प्लस एंड्रोशियम, तो उसका सिचुएशन ये हो जाएगा. सो दिस इज द कंडीशन स्पेशली एंड्रोशियम के लिए बनाए. उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि वो पेटल और पेरियंथ उससे कैसे वो प्रॉपरली ओरिजिनेट हो रहे हैं, उसका एक्सिस क्या है या ओरिजिन पॉइंट क्या है, दैट इज फॉर एंड्रोशियम. देन सिमिलरली सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी, हमने हाइपोगैमस कंडीशन भी देखा है. सो सुपीरियर ओवरी अगर है, सपोज, देन सुपीरियर ओवरी अगर है तो जो बार आपको यूज करना है, बार सिंबल, ये सिंबल यूज करना है. So it should be below the number of carpels. Below number of carpels. Example देती हूँ एक सिनेरियो का, कैसे आप लिखोगे. Suppose gynoecium, 2 gynoecium है suppose, and this is superior. तो बार जो होगा वो बॉटम पे होगा. क्यों? तभी पता चलेगा कि वो सुपीरियर है. एनसीईआरटी में बार कभी कभी वर्ड के नीचे भी यूज किया गया है. सो इस तरीके से भी यूज कर सकते हो. तो अगर क्वेश्चन में इस पोजीशन में देखो या इस पोजीशन में देखो, दोनों का मीनिंग सेम है. इट मीन्स सुपीरियर ओवरी. एंड जो बार सिंबल है, इट रिप्रेजेंट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिनेट कैसे हो रहा है दूसरे वर्ल्स का, उसके कंपैरिजन में क्या सिचुएशन है. तो बार को समझना, बाकी सारे वर्ल्स, तो इसको उस पर्टिकुलर वर्ल्ड से ऊपर रहना होगा, इसीलिए बार को नीचे लिखना है. बाकी सारे राइटिंग जो गाइनोशियम है वो ऊपर लिखोगे, बार के ऊपर. अगर इंफीरियर ओवरी है तो कंप्लीटली ऑपोजिट सिचुएशन. अगर इंफीरियर ओवरी है तो आप क्या करोगे? बार शुड बी बिलो, सॉरी अबव द नंबर, इस तरीके से. तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो हो गई इंफीरियर ओवरी. देन एक ऐसी भी कंडीशन थी, दैट इज पेरीगाइनस, यानी सबका पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑलमोस्ट सेम था. तो अगर पेरीगाइनस कंडीशन है, तब आप ओवरी को कैसे डोनेट करोगे? गाइनोशियम, सपोज 2 ओवरीज हैं, तो सेंटर पे बार जो होगा वो उसके सेंट्रली अलाइंड होगा, ना ही नंबर के ऊपर ना ही नंबर के नीचे. ओके, सो दिस इज द सिचुएशन जो स्पेशली डिजाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ गाइनोशियम के लिए. सो दिस कंडीशन ओनली फॉर गाइनोशियम. ये एक चीज हो गया. एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्या क्या सिचुएशंस हैं? Yes, ma'am. ओके, सो रिवाइज करवाती हूँ फिर से. अगर फ्लोरल पार्ट्स 5 से कम है, 5 या 5 से कम है, तो प्रॉपर एज इट इज नंबर लिखना है राइट साइड, राइट फुट पे. दैट इज दिस रूल.
बट अगर उससे ज्यादा है, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोई भी नंबर्स उससे ज्यादा आ जाते हैं, तो वो चीज को आपको क्या लिखना है, इनफाइनाइट। देन अगर एक एक पर्टिकुलर वॉल के लिए दो से ज्यादा वॉल बन रहे हैं, यानी एक पार्ट के लिए, जैसे पेटल हो गया, सेपल हो गया इसमें, या एंड्रोशियम हो गया, इसमें दो से ज्यादा वॉल्स बन रहे हैं, तो अगर दो से ज्यादा वॉल्स बन रहे हैं तो ऑलवेज यूज प्लस साइन, और उसमें अंदर और बाहर के वॉल्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो अभी रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, जो भी पहले लिखा जाता है दैट इज आउटर एंड इनर। स्टडी ऐसे ही होती है, बाहर से अंदर पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा जाता है, तो आउटर मोस्ट क्या है और इनर मोस्ट क्या है। तो आउटर हमेशा लेफ्ट में, दिस इज आउटर वॉल एंड दिस इज इनर वॉल, ये एक चीज हो गया। देन आपका यूनाइटेड कंडीशन अगर आता है, तो अगर फ्यूज्ड कंडीशन है या यूनाइटेड कंडीशन है तो उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। एक एक्सेप्शन है, ये जो एक्सेप्शन है ना, ये डायडल्फस सिचुएशन का है, कि जब भी एंड्रोशियम के केस में डायडल्फस कंडीशन आता है तो ब्रैकेट में जो रहेगा ना, तो वो कितने भी नंबर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा एंड्रोशियम सिचुएशन है जिसमें कि ब्रैकेट में 10 स्टेमन एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं और एक फ्री है, तो ऐसे कंडीशन में जो 10 होगा ना, एज इट इज लिखना है, वहां पे इनफाइनाइट नहीं लगाना। ये सिर्फ बाकी खुले हुए सेपल्स या बाहर के सेपल्स और पेटल्स के लिए है। जब फ्यूज्ड कंडीशन हो जाएगी तो फ्यूज्ड कंडीशन में एंड्रोशियम के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। यू ऑल कैन राइट हियर एज एक्सेप्शन की यहाँ पे टू नॉट यूज इनफाइनाइट सिंबल, ये आपका एक्सेप्शन। देन हमने एंड्रोशियम और गाइनोशियम की स्पेशल कैटेगरीज देखी। अगर एपिपेटलस है, यानी पेटल के ऊपर इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ओरिजिन पॉइंट पेटल से ऊपर है, देन एपिपेटलस। अगर पेरियन से ऊपर है तो एपीफाइलस। ये दो डिफरेंस और उनका साइन कि एग्जैक्टली हम क्या शो कर रहे हैं। देन कम्स अबाउट सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी एंड पेरिकाइनस। तो जो बार है वो ये शो करता है कि बाकी वर्ल्स का पोजीशन क्या है। तो अगर ये वर्ल्स का पोजीशन नीचे है तो ओवरी क्या है, सुपीरियर। ये वर्ल्स का पोजीशन ऊपर है, और सम टाइम इस तरीके से भी लिखा जाता है, तब आपको क्या समझना है कि ओवरी जो है इस वॉल के मुकाबले नीचे है। बट अगर साइड बाय साइड ही है, सेंटर पॉइंट है, तो इट मींस पेरिगाइनस कंडीशन। सो दीज आर द कंडीशन बेस्ड सिंबल्स जो आपको यूज करने हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, दिस यू अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. सबने लिख लिया है ये दोनों सिचुएशन? ओके, आई एम गिविंग वन क्वेश्चन। देन एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अगर आप लोगों ने लिखा है ये सिचुएशन, then let me create one formula for you. Okay, I'm giving everyone 5 minutes of time. आपको क्या करना है, मुझे इसका आंसर करना है, इसकी सिचुएशन। तो ये आउटर वॉल से लेके इनर तक रीड हमेशा ऐसे करोगे, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो या हिंदी पढ़ते हो, उसी फ्लो में आपको रीड करना है। सो इस तरीके से यू हैव टू शो मी, ओके, यू हैव टू थिंक। जो भी डिक्शनरी हमने आज क्रिएट की उसमें से ही सब कुछ है, और जो भी अभी एक्सप्लेन किया, एंड इट्स वेरी इजी ऑल्सो। ओके, सो टेल Yes, ma'am. अबाउट दिस फॉर्मूला कि ये कौन सा सिचुएशन है, देन मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन से फ्लावर का फॉर्मूला है after 5 minutes of break. So take 5 minutes of time.
ओके, एवरीवन फाउंड द आंसर? सबने लिखा? Yes, ma'am. बच्चों ने मुझे Yes, मैसेज, ma'am. समृद्धि एंड समीक्षा आप दोनों ने भेजा है। ओके, सो पहला आंसर मैं रीड करती हूँ एग्जैक्टली क्या है। ओके, फर्स्ट इज समीक्षा ने लिखा है ई ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक bisexual flower, calyx has 2 outer and 2 inner wall, corolla जो है वो 4 नंबर है, then androecium 2 outer and 4 inner and gynoecium 2. okay, I won't say कि ये wrong है। then समृद्धि is writing कि overall e bracteate actinomorphic bisexual calyx is 4, 2 is distinct outer, okay, and 2 inner, okay, corolla are 4 which are fused, androecium total 6, okay, again outer and inner, gynoecium is superior and 2 in number, okay। so बच्चे सब कुछ सही था, मुझसे यही एक्सपेक्ट करना था कि आप हर क्या बोलते हैं कि डिटेल्स को ध्यान में रख रहे हो कि नहीं। सो इसका क्या कंडीशन है, टेल मी इफ आई एम राइटिंग इट राइट और नॉट। दिस इज ई ब्रैक्टिएट, उसके अलावा ये कंडीशन क्या है उसकी, एक्टिनोमॉर्फिक, Actinomorphic. देन बायसेक्सुअल है, बोथ मेल एंड फीमेल, देन कैलिक्स जो है उसके पास क्या है, 2 वॉल्स, आउटर का नंबर 2, इनर का नंबर 2, देन कोरोला के पास 4 हैं, 4 पेटल्स, दे आर नॉट फ्यूज्ड, मैंने ब्रैकेट यूज नहीं किया तो वो फ्यूज नहीं है, वो फ्री पेटल्स हैं, बट 4 नंबर। देन एंड्रोशियम में 2 वॉल्स प्रेजेंट है, अगेन आउटर में 2 एंड इनर में 4। देन गाइनोशियम क्या है, फ्यूज्ड, 2 फ्यूज्ड कार्पल, क्योंकि 2 है, और ब्रैकेट प्लस सुपीरियर ओवरी, राइट, क्योंकि बार कहाँ है, गाइनोशियम के नीचे है, सो सुपीरियर ओवरी। ये हो गया आपका टोटल इस पूरे के पूरे फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन। देन इनके लिए डायग्राम्स भी कभी कभी यूज किए जाते हैं, समटाइम्स इनको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया जाता है बाय मेकिंग पेटल एंड सेपल्स डायग्राम। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ मस्टर्ड। okay, as per your NCERT, let me share your NCERT with you। तो NCERT के हिसाब से आपको 3 मेजर फैमिली पे ध्यान देना है। फर्स्ट फैमिली है फेबेसी, यानी आपकी लेग्यूमिनस जितने भी प्लांट्स हैं, लेग्यूम्स हैं, उनके ऊपर बेसिकली फर्स्ट फॉर्मूला है। अभी सबको फ्लोरल फॉर्मूला दिख रहा है, देख पा रहे हो फ्लोरल फॉर्मूला सब लोग? Yes, ma'am. ओके, हु इज गोइंग टू आंसर मी दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, इसका क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा फ्लोरल फॉर्मूला को? यू कैन रेज योर हैंड ऑल्सो इफ समवन इज थिंकिंग कि ये चीज पता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे PNMT 1 के बच्चे हैं जिनके साथ ये सेम चीज डिस्कस हो चुकी है, सो यू कैन ऑल्सो आंसर। आपका तो सेकंड टाइम हो रहा है। रुचिर, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट? ये पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला अटेम्प्ट करोगे, एग्जैक्टली इसमें क्या क्या है? मैम स्टार्टिंग के 2-3 निकाल रहा हूँ मैम मैं अभी। ओके, Percentage stands for bilateral symmetry.
Second symbol stands for bisexual flower. करेक्ट. दोनों में. K stand for calyx with fused 5 fused calyx. ओके. करेक्ट. Sepals. Okay, ma'am. वो भी है. C stands for corolla with 1 ovule. नो. Ovule. प्लस साइन हम क्यों यूज कर रहे हैं? नंबर ऑफ वॉल्स. तो Oh, sorry, कोरोला जो ma'am. है 3 वॉल्स में डिवाइडेड है. Yes, ma'am. एक हो गया कंप्लीटली आउटर वॉल होगा, दैट इज 1. 1. मिडल वॉल हो गया 2. 2. और एंड जो थर्ड इनर मोस्ट, हाँ, जो इनर मोस्ट है वो फ्यूज्ड है और 2 है. करेक्ट. Yes, देन व्हाट ma'am. अबाउट नेक्स्ट? एंड्रोशियम. जो आउटर मोस्ट है वो फ्यूज्ड है. हाँ. +1 मतलब जो इनर मोस्ट. यस मैम. फ्री. अब ये और आउटर और इनर दो बंच में डिवाइडेड है, तो ऐसे एंड्रोशियम को हम क्या बोलते हैं? डायडल्फस. डायडल्फस. यस. डायडल्फस एंड्रोशियम विथ 9 फ्यूज्ड स्टेमेन विथ 1 बंच. एक बंच में 9 फ्यूज्ड स्टेमेन प्लस 1 फ्री स्टेमेन. एंड गाइनोशियम की कंडीशन क्या हो गई? Superior ovary. करेक्ट. सो गाइनोशियम इज सुपीरियर एंड मोनोकार्पेलरी. मल्टीकार्पेलरी नहीं होगा, सिंगल गाइनोशियम है. सो इट इज मोनोकार्पेलरी. एवरीबॉडी अंडरस्टूड ये पूरे के पूरे फॉर्मूले में क्या लिखा है? ये लेग्यूमिनस आपके टिपिकल लेग्यूमिनस प्लांट का फॉर्मूला है. अगर ऐसा फॉर्मूला दे दे और ऑप्शन में बोले कि ये कौन सा रिजेंबल करता है, लेग्यूमिनस कोई भी हो उसको आप मोस्टली टिक कर देना. ठीक है. देन ये आपके हो गए फेबेसी फैमिली. नेक्स्ट इज सोलानेसी. सोलानेसी फैमिली को हम कॉमनली कहते हैं पोटैटो फैमिली. ओके. पोटैटो फैमिली यूज कही जाती है. दिस इज द फॉर्मूला. ओके. नाउ टेक योर टाइम एंड टेल मी इसमें इसका क्या मीनिंग है. Yes, Prashansa. It's actinomorphic, bisexual, with 5 fused calyx and epipetalous with 5 fused corolla and 5 androecium. And gymnosperm is superior ovary, bicarpellary, syncarpus. Okay, good. सो ये हो गया आपका फ्लोरल फॉर्मूला किसका? नॉर्मल पोटैटो फैमिली या सोलानेसी फैमिली. ओके. अगर सपोज एंड्रोशियम आप फ्री देख रहे हो तो उसके लिए आप एपोकार्पस भी यूज कर सकते हो. राइट. मल्टीपल एंड्रोशियम है बट वो एक दूसरे से फ्री है, सो एपोकार्पस भी यूज कर सकते हो. और अगर वो फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस भी बोल सकते हो. सो दैट काइंड ऑफ वर्ड यू कैन यूज इट. ये मैं सब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि अगर सब्जेक्टिव में भी कभी लिखा जाता है देन उस सिचुएशन में ये आपको दी जाती है. नाउ दिस वन, दिस इज द लिलिएसी फैमिली. लिलिएसी फैमिली का फॉर्मूला, यही 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं एज पर योर एनसीईआरटी. तो ये तो फॉर्मूला जो आप अपनी अभी एक्सप्लेन किया ना, वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है. जब ये रीड करोगे आफ्टर दिस सेशन, अब आपको क्या करना है, इस सेशन के बाद एनसीईआरटी रीड कर लेनी है और सब कुछ मार्क कर लेना विद एग्जाम्पल. देखना मॉर्फोलॉजी बहुत ईजी लगेगी एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन. ओके. सो दिस वे यू हैव टू prepare for morphology. Okay. Take your time and then this is the last formula जो अब हम discuss कर रहे हैं.
May I? Yes. Okay. Anyone would like to answer? ये last formula है हमारा. May I try, ma'am? Yes, you can. Bracteate, actinomorphic, bisexual. Okay. Perianth means calyx and corolla are not distinct, so they are in the number of 6, and they are fused together. Okay. Androecium means stamen, which are in the number of 6. Three are outer and 3 are inner. Okay. Gynoecium are in the number of 3, which are fused with each other. And perianth and androecium are in the condition of epiphylous. Correct. Okay, good. So ये हो गया आपका related to Liliaceae family. So basically आप जितने भी Liliaceae family के particular फ्लावर्स हैं या फिर फैमिलीज या प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं, वो सारे के सारे उनका आइडियल फॉर्मूला ऐसा ही होगा. देन उनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी यूज की जाती है. ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व दीज काइंड ऑफ डायग्राम्स. जैसे ये मैं डायग्राम बता रही हूँ जहाँ पे एरो मूव कर रहा है, तो इस टाइप के डायग्राम्स भी यूज किए जाते हैं कभी कभी पर्टिकुलर प्लांट के फ्लोरल ऑर्गेनाइजेशन या फ्लोरल सेटअप को दिखाने के लिए. तो यहाँ पे इन्होंने उनका सिमेट्री पहले ही यहाँ पे बना दिया है, उसके बाद बाकी वर्ल्स को दिखाया है कि वो किस तरीके से अरेंज्ड है. सिमिलरली इस केस में भी यहाँ पे दिखाया हुआ है. सिंगल कट है, इट मींस टॉकिंग अबाउट ओनली बायलेटरल सिमेट्री. ओके, तो ये सिचुएशन ये भी आप ऑब्जर्व करना इन सम प्लांट. आपको ड्रॉ करने को तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ ड्रॉ किए हुए डायग्राम से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ये कर लो, आप थोड़ा सा एनालिसिस कर पाओ कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी जो मुझे आपको बतानी थी. नाउ योर होमवर्क. एज आई सेड, आपको आज बहुत सारा होमवर्क मिलेगा. यस, वो जो पिछली जो फॉर्मूला था उसमें मैम वो लाइन नहीं थी सुपेरियरिटी वाली, तो मैम जिसमें लाइन नहीं होती तो उसको क्या कंसीडर करेंगे? जिसमें लाइन होगी इन द सेंस कौन से फॉर्मूले की आप बात कर रहे हो? मैम वो पिछला फॉर्मूला लिलिएसी का ये वाला फॉर्मूला. यस मैम, वो जी के नीचे लाइन नहीं है. राइट. अगर लाइन नहीं है तो मींस ना ही मींस उन्होंने पर्टिकुलर ओवरी को बेसिकली किसी भी फॉर्म में कंसीडर नहीं किया है. अब देखो इस केस में क्या है, जस्ट ऊपर गाइनोशियम को पढ़ना, लिखा हुआ है ओवरी सुपीरियर, तो इस पर सुपीरियर ओवरी लाइन होनी चाहिए. इन्होंने फॉर्मूले में मेंशन नहीं किया. ओके, तो आप लोग मेंशन कर सकते हो अगर आपको उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में उसका डिस्क्रिप्शन पता है कि उसका सुपीरियर ओवरी है या नहीं, तो मेरे हिसाब से आपको कंपलसरी लाइन ड्रॉ करना चाहिए. तो अगर बिल्कुल भी लाइन नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, देन आइडियली आप इमेजिन कर लेना कि ओवरी सुपीरियर ही होगा. बट अगर लाइन ड्रॉ किया हुआ है तो वो बेटर एक्सप्लेनेशन है पर्टिकुलर फ्लावर का. दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग. कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि ओवरी के लिए लाइन यूज नहीं की जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे सुपीरियर कंडीशन ही समझा करो. ओके, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग, और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्वेश्चंस वगैरह मैंने ऑब्जर्व किए हैं उनके. अदरवाइज लाइंस हैं देन दैट इज गुड, वो तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा फिर तो. ओके, नाउ योर होमवर्क, यू हैव टू रीड ऑल द फैक्ट्स. वो तो पढ़ोगे ही,
आप ट्राई करो, सारे के सारे मॉड्यूल से भी रेफर करो कुछ पॉइंट्स, देन एवरीबडी PNMT 1, 2 और भी दूसरे बैच के अगर बच्चे इसमें ऐड हुए हैं, लेवल 1, 2 and 3 बच्चे सॉल्व करना है विदाउट एक्सक्यूज। आई गेस सैटरडे को सिन्नर के बच्चों के एग्जाम्स भी खत्म हो रहे हैं, आपके पास संडे है, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां हैं और कोई काम नहीं है, तो इस पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी चैप्टर का लेवल 1, 2, 3 आपको करना ही है। प्लस सैटरडे को जो एग्जाम होगा, वी विल टेक वन होल मॉर्फोलॉजी रिविजन सेशन, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। वो क्वेश्चंस नए होंगे, सो PNMT 1 के पास भी एडवांटेज नहीं होगा, नए क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है 1-2 रिपीट हो या आपके मॉड्यूल में से भी हो, तो अगर आप सबने, सारे बच्चों ने प्रैक्टिस की है तो वो सेशन अच्छा जाएगा, अगर नहीं की है तो वो सेशन बहुत टफ जाएगा, ऐसा है। एंड एवरीबडी हैज टू आंसर। अगर जो बच्चे आंसर नहीं करेंगे, मैं क्विकली उनको मीटिंग से एग्जिट करवा दूंगी, एंड नेक्स्ट टाइम विथ परमिशन, विथ योर पेरेंट सिग्नेचर ही फिर आपको एंट्री करनी पड़ेगी सेशन में, अदरवाइज आई वोंट अलाउ दो स्टूडेंट्स इन माय सेशन देन। ओके, आई विल नोट डाउन द नेम ऑल्सो। अभी बहुत ज्यादा लीनियंसी हो गई है, आप लोगों ने बहुत लीनियंटली लेना शुरू कर दिया है, नाउ यू आर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग, नॉट आंसरिंग। आई वोंट बेयर दिस, बच्चे इतना टॉलरेट नहीं कर सकती मैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आराम से ही करना है, लेवल 1, 2, 3 आपको पूरा सॉल्व करना है। कल हम स्मॉल क्विज सेशन रखेंगे सैटरडे को, जिसमें कि ओवरऑल मॉर्फोलॉजी का स्टार्ट टू एंड जो भी टॉपिक है 1 by 1 आई विल टेक ऑल द क्विज एंड क्वेश्चंस। इसी बहाने हमारा पूरा टॉपिक एक फटाफट रिवाइज भी हो जाएगा। एंड देन आप बच्चों को सारे नोट्स मुझे फॉरवर्ड करने हैं, मीन्स आप लोगों ने जो भी अब तक लिखा है वो सारी चीजें मुझे सेंड करनी है, ऑल द बैचेस, इट इज फॉर एवरीवन, ताकि मुझे पता चले कि कितना बच्चा कहाँ पे और कैसे लिख रहा है। अगर आप मुझे, इफ यू फेल टू डू दैट, अगर आप नहीं भेज पा रहे, एक भी नोट्स नहीं भेज पा रहे, अगर मंडे तक मुझे नहीं आए हैं, देन आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। ये एक चीज है। या तो फिर अगर आपने लिखा है तो आपके जो नियर बाय सेंटर्स है, आप वहां पे नोटबुक सबमिट कर दो, और अगर नहीं लिखा है, आपको फोटो सेंड करना है, तो आप मुझे फोटो सेंड कर दो। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, इतना ही करना है। रेस्ट, ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, जिनके आने वाले हैं, उन सबको ऑल द बेस्ट। बाकी लेट्स मीट टुमारो। ओके, बाय एवरीवन। आज का सेशन स्मॉल ही था, जल्दी छोड़ रही हूँ सबको। सो बाय एवरीवन, कीप ऑन रिवाइजिंग, लेट्स मीट टुमारो देन, टेक केयर।